इतिहास के पन्ने भले ही आज हमें शांत लगते हों, लेकिन उनके भीतर कई बड़े तूफान दबे पड़े हैं। एक इतिहासकार की नज़रों से देखें तो आज हम एक ऐसे दौर में चलने वाले हैं जहां सत्ता का खेल, संघर्ष और कुछ बेहद नाटकीय बदलाव हुए, जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं शुंग पुनरुत्थान की। इस खास विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे एक अजय लगने वाले विशाल मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और उन्हीं खंडहरों से एक बिल्कुल नए राजवंश ने जन्म लिया। चलिए इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। अगर हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं तो साल आता है 185 ईसा पूर्व। ये कोई आम साल नहीं था। ये वो वक्त था जिसने प्राचीन भारत का पूरा नक्शा ही पलट कर रख दिया। जरा सोचिए, वो बेहद शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य जिसकी गूंज कभी पूरे उपमहाद्वीप में हुआ करती थी, अब अपने पतन की कगार पर खड़ा था। और ठीक इसी साल शुंग वंश का उदय होता है। पुष्यमित्र का ये नया और मजबूत शासन 149 ईसा पूर्व तक चला और इस पूरे वंश का अंत 73 ईसा पूर्व में हुआ। सच कहूं तो ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि दशकों तक चला एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बदलाव था। अब जो घटना इस पूरे बदलाव की जड़ बनी ना, वो कोई पर्दे के पीछे रची गई आम साजिश नहीं थी। ये एकदम चौंकाने वाला था। हुआ कुछ यूं कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ पूरी शान और शौकत के साथ अपनी विशाल सेना का मुआयना कर रहे थे। साम्राज्य अंदर से कमजोर जरूर हो चुका था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि क्या होने वाला है। तभी उनके अपने ही सेनापति ने दिन के उजाले में पूरी सेना के सामने सम्राट पर जानलेवा प्रहार कर दिया। 185 ईसा पूर्व की उस सैन्य परेड में बस एक ही झटके में पूरी की पूरी सत्ता पलट गई। एकदम स्तब्ध कर देने वाला पल। इस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले तख्तापलट के पीछे जो सशक्त चेहरा था, वो थे पुष्यमित्र शुंग। और जो बात उनके बारे में सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है उनकी पहचान। देखिए, जन्म से वो एक ब्राह्मण थे, लेकिन उस समय समाज की जो बंधी बंधाई उम्मीदें थीं, उन्हें तोड़ते हुए उन्होंने एक बेहद ताकतवर क्षत्रिय योद्धा की भूमिका निभाई। जब उन्होंने देखा कि साम्राज्य बिखर रहा है, तो उसे बचाने के लिए उन्होंने शास्त्र छोड़कर सीधे शस्त्र उठा लिए। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि कैसे कोई इंसान अपनी तयशुदा पहचान से बाहर निकलकर एक बिल्कुल नए युग की नींव रख सकता है। खैर, सत्ता छीनना तो एक बात हो गई, लेकिन उसे बाहरी दुश्मनों से बचाकर रखना, वो एक बिल्कुल अलग ही चुनौती है। उस दौर में उत्तर पश्चिम की तरफ से यवन यानी इंडो ग्रीक सेनाओं के लगातार और बहुत ही भयंकर हमले हो रहे थे। डेमेट्रियस और मिनांडर जैसे आक्रामक शासक तो बस भारत के भीतर तक घुसने की फिराक में थे। लेकिन पुष्यमित्र ने क्या किया? उन्होंने न सिर्फ उन आक्रमणकारियों को डटकर रोका, बल्कि उत्तर पश्चिम की सीमाओं को ऐसा सुरक्षित किया कि कोई अंदर ना आ सके। इसके साथ ही मगध और अयोध्या को वापस लेकर मध्य भारत में अपनी पकड़ को एकदम लोहे जैसा मजबूत कर लिया। सच में ये सैन्य रणनीति और शौर्य का एक बहुत ही शानदार उदाहरण था। इन सब शानदार जीतों के बाद अब साम्राज्य को एक नई सांस्कृतिक पहचान की जरूरत थी। एक ऐसी पहचान जो सबको एक सूत्र में बांध सके, और ये पहचान मिली अश्वमेध यज्ञ के रूप में। देखिए, ये सिर्फ कोई आम अनुष्ठान नहीं था। ये प्राचीन वैदिक परंपराओं की एक बहुत ही भव्य और स्वर्णिम वापसी थी। मौर्य काल के एक लंबे अंतराल के बाद पुष्यमित्र ने इस यज्ञ को संपन्न कराया। ये पूरी दुनिया के लिए डंके की चोट पर किया गया ऐलान था कि अब सत्ता के केंद्र में एक नया और परम शक्तिशाली शासक बैठ चुका है। लेकिन जहां इतनी बेतहाशा ताकत होती है, वहां गहरे विवाद भी तो जन्म लेते हैं, है ना? तो क्या पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी शासक थे? क्या यह शुंग काल धार्मिक अत्याचार का समय था? इतिहास के पन्नों में यह सबसे उलझे हुए और विवादास्पद सवालों में से एक है। अक्सर कुछ स्रोतों में ऐसा दावा किया जाता है कि वैदिक परंपराओं की इस आक्रामक वापसी के साथ साथ दूसरे धर्मों को कुचला गया। तो आखिर सच क्या है? इसका निष्पक्षता से विश्लेषण करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब इस ऐतिहासिक रहस्य की गुत्थी सुलझाने के लिए हमें उपलब्ध प्राचीन स्रोतों को खंगालना होगा, और यही एक इतिहासकार की सबसे बड़ी दुविधा होती है। एक तरफ हमारे पास विष्णु पुराण जैसे ग्रंथ और बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित है, वहीं दूसरी तरफ दिव्यावदान और अशोकावदान जैसे बौद्ध ग्रंथ है जो एकदम अलग ही दृष्टिकोण पेश करते हैं। और इन सब लिखित बातों से बिल्कुल हटकर सांची और भरोहुत के मूक लेकिन बेहद अहम पुरातात्विक साक्ष्य हमारे सामने है। मतलब हर एक स्रोत सच्चाई का एक बिल्कुल अलग ही पहलू दिखा रहा है।
और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा विरोधाभास आता है। एक तरफ अशोकावदान जैसे बौद्ध ग्रंथ साफ तौर पर यह दावा करते हैं कि पुष्यमित्र ने स्तूपों और विहारों को तहस नहस कर दिया। उनमें उन्हें एक बेहद क्रूर शासक बताया गया है। लेकिन जरा रुकिए, जब हम आधुनिक पुरातत्व की गवाही सुनते हैं तो वो बिल्कुल अलग है। सांची और भरहुत के जो विशाल और खूबसूरत स्तूप है ना, वो असल में शुंग शासनकाल के दौरान ही सबसे ज्यादा फले फूले और उनका विकास हुआ। मतलब किताबों के कठोर दावे और जमीन पर मिले ठोस सबूत दोनों एक दूसरे की एकदम विपरीत दिशा में इशारा कर रहे हैं। तो फिर हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? यही विरोधाभास हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निष्पक्ष नतीजे पर ले जाता है। जब आज के इतिहासकार इन अतिरंजित कहानियों और ठोस सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि शुंग काल को पूरी तरह से बौद्ध विरोधी कह देना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा। पत्थरों पर जो शांत और सुंदर कलाकृतियां उकेरी गई हैं वो अपनी एक अलग ही सच्चाई बयां करती हैं। राजनीतिक तनाव तो उस दौर में पक्का रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद अलग अलग धर्मों का एक साथ रहना और सहिष्णुता, ये भी उस समाज की एक बहुत बड़ी और जटिल सच्चाई थी। 112 साल, जी हाँ, पूरे 112 साल। इस भारी भरकम सत्ता परिवर्तन के बाद पुष्यमित्र और उनके बाद आए अग्निमित्र जैसे उत्तराधिकारियों ने मिलकर एक सदी से भी ज्यादा समय तक राज किया। प्राचीन काल में सत्ता का इतना लंबे समय तक टिके रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस वंश ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मची उस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल को एकदम शांत किया और भारत को वो राजनीतिक स्थिरता दी जिसकी उस वक्त सख्त दरकार थी। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद निचोड़ क्या निकलता है? वो ये है कि पुष्यमित्र शुंग केवल एक बागी सेनापति नहीं थे। उनका शासन मौर्योत्तर भारत के इतिहास में एक बहुत बड़े संक्रमण काल को दर्शाता है। वो एक तरह से वो ऐतिहासिक पुल थे जिसने एक ढहते हुए साम्राज्य को एक नई और स्थिर व्यवस्था के साथ जोड़ा। विदेशी आक्रमणों से भारत को बचाने से लेकर प्राचीन परंपराओं को फिर से जिंदा करने तक, ये युग उपमहाद्वीप के इतिहास में सच में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। जाते जाते ये पूरी गाथा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, इतिहास कैसे बदलता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे लिख कौन रहा है। क्या वो कट्टर प्रतिद्वंदी जो अपनी किताबें लिख रहे थे, या वो पीछे छूटे हुए खामोश पत्थर जो आज भी सच्चाई बयां कर रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग की कहानी हमें बताती है कि इतिहास कभी भी सिर्फ एक तरफा नहीं होता। इन प्राचीन स्रोतों के इस विश्लेषण के साथ हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ जाते हैं। इस जटिल इतिहास की गहराई पर जरूर विचार कीजिएगा।